हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं मेजरमेंट के, जो हमने कर लिए थे 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। पोटेंशियल कोयल ऑफ वोल्टमीटर हैज़ ब्लैंक रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर जो होता है उसकी पोटेंशियल कोयल जो होती है हाईली रेजिस्टिव होती है। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पोटेंशियल कोयल ऑफ एनर्जी मीटर हैज़ इंडक्टेंस। तो एनर्जी मीटर जो होता है उसकी पोटेंशियल कोयल जो होती है हाईली इंडक्टिव होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हाईली इंडक्टिव। और ये हाईली इंडक्टिव क्यों होती है, ताकि मेजरमेंट की जो एरर होती है वो मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि मेजरमेंट में हमेशा एरर आती है, हमारे पास किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज एरर होती है। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमारी पोटेंशियल कोयल जो होती है वो हाईली इंडक्टिव होती है। और इससे पावर फैक्टर जो लोड का होता है, पावर फैक्टर वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वोल्टमीटर इज गिवन बाय। तो वोल्टमीटर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है एक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीसी रेटिंग इंटू सीसी रेटिंग अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो पीसी क्या, पोटेंशियल कोयल या पोटेंशियल सर्किट रेटिंग, करंट कोयल रेटिंग अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो होता है उससे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पावर फैक्टर मीटर हैज़ फिक्सड कोयल एंड मूविंग कोयल। तो कितनी फिक्स्ड कोयल होती है और कितनी मूविंग कोयल होती है। तो पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके अंदर 2 फिक्सड कोयल होती हैं और 2 मूविंग कोयल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फिक्सड कोयल एंड 2 मूविंग कोयल्स। क्वेश्चन नंबर 35 है। इन पावर फैक्टर मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन दिए हुए हैं स्प्रिंग, ग्रेविटी, बोथ एंड नन। तो पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके अंदर ना तो हमें स्प्रिंग कंट्रोल देना होता है, ना ही हमें ग्रेविटी कंट्रोल देना होता है। पावर फैक्टर मीटर के अंदर जो बैलेंस कंडीशन आती है वो TD इक्वल टू TC से नहीं आती, वो किसी और चीज़ से आती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा D करेक्ट, कि इसके अंदर ना तो स्प्रिंग कंट्रोल हम यूज में लेते हैं और ना ही ग्रेविटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है फॉर 3 फेज पावर फैक्टर मेजरमेंट विच मीटर इज यूज्ड। तो 3 फेज पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर मीटर को यूज़ में लेते हैं। तो सिंगल फेज पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए तो पावर फैक्टर मीटर सिंपल यूज़ में लेते हैं। और 3 फेज पावर फैक्टर अगर मेजरमेंट करना होता है हमें तो उसके लिए हम पोलराइज्ड वैन पावर फैक्टर मीटर यूज़ में लेते हैं। तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एनर्जी मीटर इज विच टाइप ऑफ मीटर। ऑप्शंस दिए हुए हैं इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड नन। तो एनर्जी मीटर जो हमारा होता है, जो इस हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जो कंज्यूमर होते हैं इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर, उनके प्रेमिसेस में जो लगा होता है एनर्जी मीटर, वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। एनर्जी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एनर्जी मीटर जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। शेडिंग रिंग इज यूज टू। तो शेडिंग रिंग होती है एक, तो किस लिए यूज में ली जाती है, टू मेंटेन 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन PC पोटेंशियल कोयल वोल्टेज एंड फ्लक्स। पोटेंशियल कोयल वोल्टेज जो होता है और फ्लक्स के बीच में 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे हम ट्रांसफॉर्मर में देखते हैं तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वोल्टेज और फ्लक्स फाई और E1 के बीच में या V1 के बीच में 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमारा एनर्जी मीटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो इसके अंदर शेडिंग रिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है, 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पोटेंशियल कोयल वोल्टेज एंड फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 48 है। फ्रिक्शनल एरर इन एनर्जी मीटर इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो फ्रिक्शनल एरर जो होती है वो किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो शेडिंग लूप जो है इसका यूज़ करके, इसको हम शेडिंग बैंड भी बोलते हैं। तो इसको यूज़ करके हम जो है फ्रिक्शनल एरर रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन। तो दिया हुआ है कि कौन सी यूनिट में हमारा जो सिंगल फेज टाइप एनर्जी मीटर होता है इंडक्शन टाइप, वो एनर्जी मेजर करता है। तो उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, तो वो किस यूनिट में मेजर करता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं किलोवाट, किलोवाट आर, VAR एंड वोट आर। तो हमारा एनर्जी मीटर जो होता है वो किलोवाट आर में एनर्जी मेजर करता है। हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर जो होता है उसकी रीडिंग आप कभी चेक करेंगे तो वो हमेशा किलोवाट आवर में दी रहेगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वोट मीटर मेथड बोथ द वोट मीटर्स हैड आइडेंटिकल रीडिंग्स, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड वाज। तो क्या क्वेश्चन है कि हम 2 वोट मीटर मेथड होता है एक,
जिससे हम क्या करते हैं, 3 फेज पावर मेजरमेंट करते हैं। तो अगर 3 फेज पावर मेजरमेंट में दोनों वोट मीटर की रीडिंग जो है अगर आइडेंटिकल है, जैसे पहले वोट मीटर की रीडिंग हम देख लेते हैं P1 है और दूसरे वोट मीटर की रीडिंग हमारे पास P2 है। तो P1 इक्वल टू P2 अगर है तो पूछा है कि पावर फैक्टर ऑफ द लोड क्या होगा। तो पावर फैक्टर किस तरह से हम देते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स √3 और ये हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि दोनों की रीडिंग जो है आइडेंटिकल है। तो P1 इक्वल टू क्या है, P2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 इक्वल टू P2 पुट करेंगे तो P माइनस P ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू √3 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 कहाँ होता है हमारा, tan 0 जो होता है वो 0 होता है, 0 की वैल्यू। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos फाई इक्वल टू cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो हमारा पावर फैक्टर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। तो इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहता कि इन 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वोट मीटर मेथड बोथ द वोट मीटर्स हैड इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग्स देन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड विल बी। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट रीडिंग्स रहेंगी तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस P2। ठीक है, तो यहाँ से अगर P1 इक्वल टू माइनस P2 होगा तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन दोनों के अपोजिट है। ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो tan इनवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। और cos 90 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो पावर फैक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह आपको कोई भी वैल्यू दे के रखेंगे कि 2 वोट मीटर में से किसी एक वोट मीटर की वैल्यू जो है 0 है, किसी एक वोट मीटर की 1 है, तो क्या पावर फैक्टर होगा। इसी तरह से आइडेंटिकल है तो पावर फैक्टर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट है तो पावर फैक्टर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है हमारा, 2 holes in the disc of energy meter are drilled at the opposite sides of the spindle 2। तो क्या होता है हमारा, एनर्जी मीटर जो होती है उसकी डिस्क में 2 होल जो है अपोजिट साइड में ड्रिल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, टू एलिमिनेट क्रीपिंग एट नो लोड। क्रीपिंग जो होती है एक फिनोमिना होता है जो एनर्जी मीटर में होता है, कब, नो लोड पे होता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 होल जो है वो ड्रिल कर देते हैं अपोजिट साइड में, किसके, डिस्क के। और क्रीपिंग किस वजह से होती है, जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, ये जो हमारा फ्रिक्शनल एरर है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, शेडिंग लूप यूज में लेते हैं। और ये शेडिंग लूप कहाँ पे यूज में लेते हैं, इन बिटवीन पीसी क्या है, पोटेंशियल कोयल एंड रोटेटिंग डिस्क, RD। पोटेंशियल कोयल और रोटेटिंग डिस्क के बीच में हम शेडिंग लूप लगाते हैं। तो अगर हम इस शेडिंग लूप को पोटेंशियल कोयल जो है हमारी इसके बहुत ही नज़दीक लगा देंगे, नियर बाय लगा देंगे, या बहुत कम इसके बीच में डिस्टेंस रहेगी, तो हमारा क्या होता है, नो लोड पे जो मीटर होता है वो सिर्फ पोटेंशियल कोयल की वजह से रन करने लगता है। और इस वजह से क्या होता है, क्रीपिंग जो है हमारी, क्रीपिंग फिनोमिना अकर होता है। तो क्रीपिंग को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जो डिस्क होती है उसके अपोजिट साइड में 2 होल जो होते हैं उसको ड्रिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द पावर ऑफ एन फेज सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए मिनिमम ऑफ। तो कोई एन फेज सर्किट दिया हुआ, जैसे सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज है, उस हिसाब से एन फेज सर्किट है, उसकी पावर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो दिया हुआ है n-1 वोट मीटर, n वोट मीटर, n+1 और 2n वोट मीटर। तो अभी हमने इसका क्वेश्चन भी किया है। तो एन फेज सर्किट अगर हमारे पास है तो उसकी पावर को मेजर करने के लिए हम n-1 वोट मीटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर हमारी एक डिवाइस होती है, उससे इन सब में से कौन सी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस दिए हुए फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर हम करंट को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज AC DC किसी को भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, किसकी हेल्प से, मल्टीमीटर की हेल्प से। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी मेजर्ड बाई मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 था, द मीटर कॉन्स्टेंट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है उसका एक मीटर कॉन्स्टेंट होता है जिसको हम के डिनोट करते हैं, और इसकी किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये हो जाएगा रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47th, द फिनोमिना ऑफ क्रीपिंग अकर्स इन। तो अभी हमने पढ़ा है क्रीपिंग होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, 2 होल्स कैन बी ड्रोल्ड इन अपोजिट साइड ऑफ द डिस्क। तो क्रीपिंग फिनोमिना जो होता है किस में अकर होता है, ऑप्शंस दिए हुए हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, वोट मीटर एंड वोट आवर मीटर। तो क्या होता है, एनर्जी मीटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोट आवर मीटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शंस जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, परमानेंट मैग्नेट यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स इज जनरली मेड ऑफ। परमानेंट मैग्नेट जो होती है इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे PMM से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी तरह से हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो किसकी बनी हुई होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ALNiCO। क्वेश्चन नंबर 49 है, मूविंग पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर सपोर्टेड इन बियरिंग्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके मूविंग पार्ट्स जो भी होते हैं वो कहाँ पे सपोर्ट होते हैं, ज्वेल्ड बियरिंग में सपोर्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज गिवन बाई। तो वोल्ट मीटर है उसकी सेंसिटिविटी होती है, उसको एस से डिनोट करते हैं, और वो किस तरह से दी जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है, या इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आंसर दिए हैं ओम्स पर वोल्ट, रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, बोथ एंड नन। तो सेंसिटिविटी जो होती है हमारी उसको किस तरह से डिनोट करते हैं हम, 1/IF। IF क्या होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर इसको क्या करते हैं हम, इस तरह से भी हम इसको डिनोट करते हैं RS प्लस RM/V। यहाँ पे RS क्या है, RS जो है हम वोल्ट मीटर की रेंज को एनहेंस करने के लिए जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं वो RS है। RM जो है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है, और V जो है वोल्टेज है हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, R की यूनिट जो है ओम्स होती है, V की क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये ओम्स पर वोल्ट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसका ऑप्शन जो है C करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 51 है, और ये हमने पहले पढ़ा है कि सेंसिटिविटी जो होती है हमेशा सिस्टम की हाई होनी चाहिए। जो भी हमारा मीटर है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सेंसिटिविटी हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और अगर सेंसिटिविटी हाई होगी तो उससे क्या होगा, लोडिंग इफेक्ट जो है मिनिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, सेंसिटिविटी हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क टू वेट रेशियो जो है हाई होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का। तो हमने पढ़ा था कि PMMC इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसका टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, और इस वजह से उनकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, पोटेंशियोमीटर इज ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो पोटेंशियोमीटर कौन से ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 एंड नन। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है 0 ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बेसिकली ए पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस फॉर। तो पोटेंशियोमीटर होता है, इसको हम किस किस में यूज़ करते हैं, कल ही हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन के लिए, किसके कैलिब्रेशन के लिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, वोट मीटर, इन सब के कैलिब्रेशन के लिए यूज़ में कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसको लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज़ में लेते हैं। लेकिन बेसिकली पोटेंशियोमीटर होता क्या है, हमारा पोटेंशियोमीटर जो होता है क्या करता है, कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस। किसी भी डिवाइस के 2 वोल्टेज होते हैं उनको कंपेयर करता है पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन केस ऑफ AC पोटेंशियोमीटर व्हाट इज यूज्ड एज बैलेंस डिटेक्टर। तो AC पोटेंशियोमीटर जो होते हैं उसके केस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, एमीटर जो हमारा होता है उसको एज ए बैलेंस डिटेक्टर यूज में लेते हैं। और इसी की जगह अगर हमें पूछेगा कि DC पोटेंशियोमीटर के लिए क्या यूज में लेते हैं, तो DC पोटेंशियोमीटर होता है तो हम बैलेंस डिटेक्टर किसको यूज में लेंगे, गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर। और AC के केस में इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, एमीटर।
क्वेश्चन नंबर 54 है, बाइफिलर वाइंडिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस। तो ये वाइंडिंग किस लिए यूज में ली जाती है हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, तो बाइफिलर वाइंडिंग जो है किस लिए यूज में ली जाती है, जो भी रेजिस्टेंस होता है हमारा उसका रेजिडुअल इंडक्टेंस जो होता है, रेजिडुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन दिया हुआ है, मूरी वर्ली लूप टेस्ट इज यूज टू मेजर। ये क्या है, वर्ली वी है ये। तो मूरी वर्ले लूप टेस्ट किस लिए यूज में लिया जाता है, फॉल्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। ऑप्शंस दिए हुए हैं, केल्विन, डबल ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वीआई मेथड, ओल। तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के क्या क्या मेथड होते हैं, ये सारे मेथड जो है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है हमारा, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड होता है। तो ये और इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं इसकी, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मूरे-वर्ले लूप टेस्ट, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, डी ऑप्शन दिया हुआ ओल। तो इसका आंसर ओल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको सबके लिए यूज में लेते हैं, इसके लिए भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, कैरी फोस्टर स्लाइड वायर ब्रिज इज यूज्ड फॉर। तो कैरी फोस्टर स्लाइड वायर ब्रिज किस लिए यूज में लिया जाता है, मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। इसके अलावा भी हमने देखा है कि किसको यूज में लिया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को भी यूज में लिया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड किसके लिए यूज में लिया जाता है, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज यूज्ड फॉर हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसके लिए एक तो हमने देख लिया कि लॉस ऑफ चार्ज मेथड है हमारा। इसके अलावा देखते हैं ऑप्शंस क्या है, मेगर, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, मेगा ओम ब्रिज, एंड ऑप्शन ई दिया हुआ है ओल। तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमारे, इसके अंदर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेगर भी हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जैसे हमने पढ़ा था इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वाइंडिंग का या ट्रांसफॉर्मर, मोटर, जनरेटर किसी का भी, उसको यूज मेजर करने के लिए मेगर यूज में लिया जाता है, और वो हमेशा इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड अभी ये देख लिया हमने, हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज में लिया जाता है। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है उसको भी हम हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं, और एक होता है मेगा ओम ब्रिज मेथड। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो रेजिस्टेंस होता है एक लो रेजिस्टेंस, एक मीडियम रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है हाई रेजिस्टेंस। तो किस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, लो रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, लेस देन 1 ओम। लेस देन 1 ओम से जो भी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उसको हम लो रेजिस्टेंस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होती है हमारी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जैसे ट्रांसफॉर्मर है या जनरेटर, मोटर की वाइंडिंग होती है, उनका रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है। लेस देन 1 ओम जो होता है वो लो रेजिस्टेंस के अंदर आता है। मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, 1 ओम से लेके, ये हो जाएगा 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक जो रेजिस्टेंस होता है वो मीडियम रेजिस्टेंस कैटेगरी में आता है। और हाई रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, आर ग्रेटर देन 100 किलो ओम। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर जिसके भी होते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो सब हाई रेजिस्टेंस कैटेगरी में आते हैं। और लो रेजिस्टेंस कैटेगरी में क्या आता है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो लो रेजिस्टेंस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस को करेक्टराइज किया गया है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लो रेजिस्टेंस किस वैल्यू को लिए लिखते हैं, दे देगा 1 लेस देन 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, इस तरह, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेस देन 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस कैटेगरी में आता है। तो रेजिस्टेंस का कैटेगराइजेशन जो है आप एक बार याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो भी डाउट है या जो भी क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।